बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 5 पॉइंट इसमें होता है। पहला है, एक एक पॉइंट को डील करते हुए चलेंगे। चेंज इन स्टेट, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें स्टेट चेंज हो जाते हैं, यानी उसकी अवस्था जो है बदल जाती है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा हम दे रहे हैं, H2 प्लस O2, दोनों का स्टेट क्या है? इसका स्टेट गैस है, ये भी गैस है। जब ये रिएक्शन करता है तो H2O बनता है, ये बन गया आपका लिक्विड। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? हमारा रिमार्क्स ये निकला ना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर स्टेट हमारा चेंज हो गया। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन में जो मटेरियल्स हैं, रिएक्टेंट्स, उनके रिएक्शन हो जाने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसमें स्टेट चेंज हो जाता है। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। यानी केमिकल रिएक्शन जो होता है तो उसमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम को जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो जब वाटर में आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, लाइम को जब वाटर में डालते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर बॉइलिंग शुरू हो जाता है और हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ तो हमारा स्लैग्ड लाइम बनता है, जो पान वगैरह की दुकान पर या खैनी वनी की दुकान पर, टोबैको वाले की दुकान पर आता है, ये स्लैग्ड लाइम है और साथ में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर का भी चेंजिंग होता है। थर्ड नंबर हमारा है फॉर्मेशन ऑफ गैस, यानी केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जिंक का हम लोग क्रिस्टल छोटा छोटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस फॉर्म में अगर हम डालते हैं, यानी विलियन है ये, जब इसमें हम डालेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये तो एक्वस हो गया जिंक क्लोराइड का, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें गैस का भी फॉर्मेशन होता है, और ये एरो सिंबल हाइड्रोजन गैस के ही साथ आपको हमेशा देखिएगा लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनमें से ये क्या होती है, लाइट होती है, इसलिए ऊपर चली जाती है, जो बैलून में भरी भी जाती है। ये अप दिखाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब इसको हम लोग को बैलेंस भी कर दें। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जिंक तो 1 1 सही है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गया, क्लोरीन का 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, हाइड्रोजन का भी 2।
ठीक है। चौथा है चेंज इन कलर और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो एक ही हम रिएक्शन से आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम जब मिलाते हैं तो यहाँ पर आपको पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है और लेड आयोडाइड बनता है। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस होता है। और जब दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिलाया तो पोटेशियम नाइट्रेट ये कलरलेस है, ये जो आपको मिलेगा येलो मिलेगा आपको। तो कलर क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन के बाद कलर का चेंजिंग में। दूसरा है कि ये लेड आयोडाइड जो बना ये एक प्रिसिपिटेट है, तो प्रिसिपिटेट का सिंबल ये एरो डाउनवर्ड्स रहेगा, है ना। यहाँ प्रिसिपिटेट क्या है, प्रिसिपिटेट कर्ड यानी दही की तरह एक जमा हुआ चीज। जब दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे अगर वहाँ प्रिसिपिटेट बनता है तो वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे बैरियम क्लोराइड और H2SO4 या HCl से अगर हम उसका रिएक्शन कराते हैं बैरियम क्लोराइड का, तो वहाँ पर भी बैरियम सल्फेट का एक प्रिसिपिटेट बनता है, यानी अवक्षेप बनता है और वो नीचे बैठ जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन में नीचे दही की तरह बैठ जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट। ये जो है लेड आयोडाइड का ये प्रिसिपिटेट है जो नीचे बैठ जाता है ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन दोनों चीज इसमें आ गया, चेंज इन कलर येलो कलर हो जाता है, कलरलेस था, और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का यहाँ पर फॉर्मेशन भी हो जाता है, यानी ये ऊपर रहेगा उस सॉल्यूशन में और ये नीचे जो बैठ जाएगा येलो कलर में वो प्रिसिपिटेट है। ये पांच चीजें हम लोगों को कोई भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस की, ये देखने को मिलती है हमको जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के सभी टाइप्स यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो होता है इसमें, पहला नंबर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स, दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्शन के बाद कंबाइंड हो जाती हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, यानी एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए H2 प्लस O2 रिएक्शन किया तो H2O वाटर का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है। स्टेट भी आप लिख सकते हैं गैस लिक्विड। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ये कार्बन सॉलिड है, ये गैस है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हमारा प्रोडक्ट के रूप में गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर H2O लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो H2CO3 जो कि लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन बोला जाएगा इसको, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। वाटर में कोई भी चीज़ अगर मिला रहेगा तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी टू या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपस में रिएक्शन करने के बाद कंबाइन होकर सिर्फ वन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
सेकेंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया। तो जब कोई एक प्रोडक्ट है उसको हम रिएक्शन कराते हैं, सॉरी एक रिएक्टेंट है, जब उसको रिएक्शन कराते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी उसके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और वो 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्बल भी कहते हैं, ये मार्बल का भी है, चौक का भी फार्मूला है ये, ठीक है। या जितने जैसे एक्स का जो शेल होता है वो है, ये सब उसका फार्मूला यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर इसको बोलते हैं, लाइमस्टोन। तो जब इसको हीट किया जाता है ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमारा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है, ठीक है। उसी तरह जिंक कार्बोनेट, इसको भी अगर हम हीट करते हैं तो आपको जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमको, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक मटेरियल होता है और उसको हम रिएक्शन कराते हैं हीट करके या अदर कोई प्रोसेस के थ्रू, तो वो डिकम्पोज होगा 2 या उससे ज़्यादा का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को बनाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और यहाँ इस रिएक्शन में, इन दोनों रिएक्शन में, यहाँ पर हम ये रिएक्शन जब ये रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो हीट दे रहे हैं तब जाकर ये रिएक्शन हैपन हो रहा है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट देने से रिएक्शन होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जिसमें आप हीट देने के बाद रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है वो 3 तरह से होता है। पहला हो गया आपका ए, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम आउटर उसमें हीट देते हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल जो दिया था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट दे रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हम हीट दे रहे हैं, हीट के देने के बाद रिएक्शन होता है और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बी में जो है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं इसको, यानी कोई मटेरियल है रिएक्टेंट जिसमें हम उसके सॉल्यूशन में या उसके एक्वस फॉर्मेशन में, एक्वस जो सॉल्यूशन होता है उसमें अगर हम हीट पास करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी एक सर्किट बनाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो पास करने के बाद उसके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक पास करने से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और नए न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे वाटर को देखिए, ये तो लिक्विड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है।
ठीक है। इसको सबसे पहले वाटर को कंपाउंड प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो सर जोसेफ प्रिस्ले थे। 1776 में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करके प्रूफ किया कि वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है। दूसरा है कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें भी अगर हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं, ठीक है, ये आपको ब्रेक डाउन हो जाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन हमें प्राप्त होगा। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ये बैलेंस भी हो गया। यानी वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक पास करने से उसके सॉल्यूशन में या उसके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक पास करते हैं, इलेक्ट्रिक पास करने के बाद उसके मोलिक्यूल यानी उसके अणु टूट जाते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका थर्ड पार्ट जो है सी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ है कि लाइट इस पर पड़े। कौन सी लाइट? सनलाइट। अगर किसी रिएक्टेंट पर सनलाइट पड़े और उसके मॉलिक्यूल टूटकर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रखें, ठीक है, तो सन के हीट से ये डिकम्पोज हो जाएगा, यानी Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकल जाएगी आपको। Ag तो ये आपका सिल्वर है और यहाँ पर आपका हो गया ठीक है। ये चीज आप फोटोसिंथेसिस में भी, इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस तो उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। ये चीज आप लोग फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में भी देखे होंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, तो उसमें जो ट्रांसपायरेशन होता है, यानी जो भी जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाती है, तो वहाँ पर 10% ही वाटर जो है आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। 90% वाटर तो उसमें से बहुत सा वाटर, मोस्टली वाटर जो होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में निकलकर बाहर निकल जाता है। तो जब हीट पड़ती है तो वहाँ पर वाटर भी किसके हीट से? सनलाइट के हीट से वाटर भी डिकम्पोज हो जाता है, वाटर भी डिकम्पोज हो जाता है। तो वाटर डिकम्पोज होता है तो ये भी वाटर के साथ भी ऐसा होता है, उसमें आपने देखा होगा उसमें। तो अब आपको क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन किससे रिलीज होता है? तो वाटर से। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो वाटर से हो रहा है। तो सनलाइट में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, यानी सनलाइट के हीट से डिकम्पोज होता है और हीट होने के बाद वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो वहाँ पर वाटर से ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो सनलाइट के प्रेजेंट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग ब्राइट रिएक्शन बोलते हैं, है ना, या लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा एक रिएक्शन उसी में होता है जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट के में जाकर फॉर्मेशन करता है, डार्क रिएक्शन में वो करता है। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम लोग को एक रिएक्टिविटी सीरीज को हमको समझना पड़ता है। वो मेटल के लिए मोस्टली यूज होता है ये, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है पोटेशियम है, ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। अब ये एक क्रम हमने लगाया है, सीरियल नंबर। सबसे ऊपर जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद लेड है,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी नीचे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब ये जो है, ये जो मैंने बनाया है ब्रैकेट, ये एसिड के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। ये यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम से लेकर लेड तक ये एसिड से स्लो रिएक्शन करता है। और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम बहुत तेज रिएक्शन करता है। उसी तरह यहाँ पर आइए, यहाँ इधर से जो मैंने बनाया है, तो ये जो है, ये कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये वाटर के साथ तेज फास्ट रिएक्शन करता है। ये उसके मुकाबले कम करता है ना, और इनका वाटर से रिएक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें, असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सबसे कम और ये सबसे ऊपर है। ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा दोनों रिएक्टिव होते हैं और ये सॉफ्ट भी होते हैं, यानी इसको हम नाइफ से काट सकते हैं। इसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसीलिए इनको, इन दोनों को, पोटेशियम और सोडियम को वाटर में रखा, केरोसिन में रखा जाता है। वाटर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस कर देंगे, आग लग सकता है। ठीक है, और ये हो गया इंक्रीजिंग इनका रिएक्टिविटी, और ये हो गया डिक्रीजिंग। तो इसी के बेस पर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसी के बेस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा अगला टॉपिक है, 3rd नंबर। तो इसी के बेस पर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव मटेरियल के एक्वस सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है और उसका प्लेस अपनी जगह पर ले लेता है। जैसे मान ले, अगर हम जिंक को, जिंक है H2SO4 का ये एक्वस सॉल्यूशन है, जिंक ये सॉलिड है। यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही ये जिंक इसके बीकर में जब हम डालेंगे छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में, तो आप देखिए कि जिंक जो है यहाँ हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसको क्या करेगा, ये इसको H2 को यहाँ से वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर ZnSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ये कहा Cu प्लस ZnSO4, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज, जो इसको समझ लीजिए क्योंकि इसी के बेस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर सेम चीज लिखा जाएगा, Cu प्लस ZnSO4, यानी कोई यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए आप, ये तो लेस रिएक्टिव है इसके मुकाबले, इसको तो डिस्प्लेस करेगा ही नहीं। ये ZnSO4 को में से एक्वस सॉल्यूशन में से Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता है ये, या उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अपने से जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वही रिप्लेस करेगा। अब इसके ठीक हम उल्टा लिखें, Zn सॉलिड फॉर्म का क्रिस्टल्स प्लस CuSO कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, तब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा। यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन है ये, लेकिन इसमें जो रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिएक्शन हो गया, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से रिएक्टिव ज़्यादा है, उससे ऊपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो सबसे ज़्यादा ऊपर है
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जो सबसे उससे नीचे है उससे कम रिएक्टिव, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो क्लियर हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें यानी एक बार आप फिर से समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 3rd नंबर वाला है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें अधिक रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव जो मटेरियल है अपने से कम रिएक्टिव मटेरियल के सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस करके उसका प्लेस ले लेता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो 3rd नंबर तो हो चुका हमारा, उसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो एक्वस सॉल्यूशन को अगर मिलाते हैं तो उनमें दोनों एक दूसरे का आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट है। तभी आपको मैं दिखा रहा हूं कि बैरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, और H2SO4 इसके एक्वस सॉल्यूशन में जब हम मिलाते हैं, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों को जब मिलाएंगे ये एक्सचेंज कर लेंगे अपने आयन का। इसका आयन जो होता है निगेटिव आयन वाला का मतलब ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां पर बैरियम के साथ सल्फेट आयन हो रहा है, तो क्या बन गया आपका बैरियम सल्फेट। ये एक प्रिसिपिटेट है, ये एकदम कर्ड की तरह दही की तरह सॉलिड टाइप का होता है, इसलिए सॉलिड इसको बोलते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिलता है, तो जान रहे हैं आप HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में है, जो हमारे पेट में है वो तो गैस फॉर्म में है, यहाँ पर ये एक्वस। क्लियर हुआ? या इससे पहले मैंने कलर वाला बनाए थे, जैसे लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। अब जब इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को मिलाते हैं इनका आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ये वाला इसको मिलेगा और ये वाला इसको मिल जाएगा। तो ठीक है, ये वाला इसको मिलेगा तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और ये वाला उसको मिलेगा तो PbI2 लेड आयोडाइड। ये जो लेड आयोडाइड बनता है ये भी प्रिसिपिटेट है, यानी सॉलिड फॉर्म में। ये सिंबल आपको बताएगा कि प्रिसिपिटेट बन रहा है, और ये सिंबल नंबर बताता है आपको गैस फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया हमारा, और यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे, तो अब ये बैलेंस हो गया आपका, पूरी तरह से बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि दो एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिला रहे हैं तो वो अपने आयन का एक्सचेंज कर रहे हैं। ये आयन इसको ऐड हो गया और ये वाला आयन इसको ऐड हो गया। उसी तरह देखिए कि ये आयन इसको ऐड हो गया, यानी वो सब जो आयन एक्सचेंज होगा वो मोस्टली आप ध्यान से देखिए मेटल के साथ एक्सचेंज हो रहा है। हाइड्रोजन को भी लगभग उसी कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक ही आपको एटम नंबर है और उसी को एक्सटर्नल माना जाता है, और एक ही वो अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए लेगा। तो एक आप जब पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही उनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। ये दो सबका क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो मोस्टली मेटल्स में आप यही चीज देखने को मिलेगा, जब भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो हमेशा आपको पाइएगा कि उनके बाहरी सेल में आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसमें 1 या 2 या 3, तो जिसके बाहर में 1 है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद 2 है उससे कम रिएक्टिव,
और उसके बाद 3 है उस सबसे कम रिएक्टिव होता है। क्लियर हुआ? और नॉन मेटल्स के लिए कहा जाता है कि जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6 और 7, आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना लेंगे, यानी ये 5 है तो ये 3 चाहिए इसको, इसका वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन 3 होगा, इसको 2 चाहिए तो इसका 2 होगा, इसको 1 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो इसका 1 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो और जान लीजिए, एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी और एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हीट देते हैं और तब रिएक्शन होकर नया प्रोडक्ट बनता है तो उसको एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हमने दिखाया था कि कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है, यानी हीट देने से ये रिएक्शन होता है तो इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। ZnCO थ्योरी के साथ, यानी जो भी आपको रिएक्टेंट है उसमें जो हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद रिएक्शन होता है और नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक वो है कि वह रिएक्शन जिसमें हम रिएक्शन को कराते हैं तो उसके साथ हीट प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के बाद। रिएक्शन की जैसे रिएक्शन होना शुरू होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिस, यानी ऊष्माक्षेपी, यानी हीट निकल रहा है। जैसे आप लाइम को H2O वाटर में अगर डालते हैं लाइम को तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना पैदा होता है और इससे हीट प्रोड्यूस होता है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लास्ट हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यानी अक्सीकारक और अवकारक के बारे में पढ़ें। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है कि दोनों चीज इसमें मिला हुआ है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दोनों को मिलाकर रेडॉक्स, यानी वैसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों चीज हो रहा हो, यानी रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अभी मैंने एक तो लिखा था आपको, एक लिखा था CuO प्लस H2, तो यहाँ पर CuO तो Cu बन गया, यानी इसका जो है आपका इसका ऑक्सीडेशन हो सॉरी रिडक्शन हो गया इसका, क्योंकि इसमें से क्या हो गया, इसमें से ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो मैंने बताया था कि किसी में ऑक्सीजन का लॉस हो जाए तो उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा बन गया H2O, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऐड हो जा रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसी तरह जिंक ऑक्साइड को कार्बन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें जिंक मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, जब हम कराते हैं तो अब यहाँ पर देखिए कि इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया, ये हो गया, यानी जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया आपका। और यहाँ पर कार्बन के साथ क्या ऐड हो जा रहा है, ऑक्सीजन, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी किसी में ये जो है ऑक्सीडेशन हो गया आपका, यानी दोनों साथ साथ अगर हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब लास्ट, इस लेसन का लास्ट 4 टॉपिक रह गया है हमको, 2 टॉपिक, एक पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और दूसरा पढ़ना है रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरा पढ़ना है आपको रेंसिडिटी, चौथा पढ़ना है कोरोशन। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे तो ये लेसन हमारा कंप्लीट रिव्यू में जो था वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। रिडक्शन रिएक्शन में होता है कि किसी मटेरियल में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या किसी मटेरियल से ऑक्सीजन का लॉस हो जाना। हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का लॉस होना, तो उसको हम लोग रिडक्शन अभिक्रिया। जैसे H2 प्लस Cl2, तो HCl बना हमारा, ठीक है। H2 प्लस I2, ठीक है। यहाँ पर हमारा बना हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों में हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो जिसमें हाइड्रोजन का ऐड होता है वह रिडक्शन रिएक्शन होता है। ये तो हाइड्रोजन ऐड से है। अब दूसरा मैंने बताया कि अगर जिससे ऑक्सीजन निकल गया यानी ऑक्सीजन का लॉस हो गया, उसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर CuO है प्लस H2, तो अब हो जाएगा Cu प्लस H2O, इन दोनों का रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है CuO में से, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडेशन है। ऐसे ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको आगे चल के जो हम दोनों मिलाकर पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी मटेरियल से हाइड्रोजन का ऐड हो जाए या किसी से ऑक्सीजन का लॉस हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड हो जाए या किसी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन का, और दोनों एक साथ नहीं है, या तो ऑक्सीजन का किसी में ऐड हो जाए या किसी में से हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे हम आपको बता रहे हैं Mg मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। और भी बहुत है ना, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी मटेरियल में ऑक्सीजन का ऐड हो जाए या किसी मटेरियल से हाइड्रोजन का लॉस हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस Cl2, यहाँ पर जब रिएक्शन होगा दोनों के बीच में तो HCl बनेगा यहाँ, ठीक है। और यह सल्फर अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। यहाँ पर H2S का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि किसी में ऑक्सीजन का ऐड हो जाए या किसी से हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर H2S का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ये इससे हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, इससे हाइड्रोजन निकल जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ?